हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कैप्लर्स लॉ देखेंगे। कैप्लर्स लॉ का दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट यह है कि द प्लैनेट मूव्स इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन विथ द सन एट वन ऑफ द टू फोकाई ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। हमने पहले भी बताया था कि ये सर्कुलर राउंड में नहीं घूमता है, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। तो इलिप्स में दो फोकस होता है, दो सेंटर होता है, तो वही सेंटर, दो सेंटर को फोकस बोलते हैं। किसी भी एक फोकस पर सन को हम लोग एज्यूम करते हैं, उसके बाद प्लैनेट जो है उसके अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, जिसको हम ओवल शेप बोलते हैं। वही इलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लैनेट घूमता है। तो ये हो गया, द प्लैनेट मूव इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन विद द सन एट वन ऑफ द टू फोकाइज ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। दूसरा स्टेटमेंट यह कहता है कि ईच प्लैनेट रिवॉल्व around the sun in such a way that the line joining the planet to the sun ये एक प्लैनेट है उसी तरह जैसे इसमें है, और ये यहाँ ए पोजीशन से बी पोजीशन पर रोटेट होकर के रिवॉल्व होकर के आ गया। ठीक, उसके बाद फिर सपोज करो कि ये यहाँ पे आ गया, यहाँ नज़दीक है और यहाँ दूर है, तो इस पोजीशन ए डैश से बी डैश गया, तो जो टाइम यहाँ पे लगा और जो टाइम यहाँ पे लगा वो सेम हम लोग मानते हैं। ठीक, उतना ही टाइम में जितना ए से बी में गया उतना ही टाइम में ए डैश से बी डैश गया। तो क्या कहता है कि ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन सच अ वे दैट द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू द सन स्वीप्स ओवर इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर टी टाइम में ये यहाँ से यहाँ आया, उसी टी टाइम में ये यहाँ से यहाँ गया, तो उसका जो लाइन ज्वाइन करेंगे सन से उस प्लैनेट का स्टार्टिंग से इनिशियल पॉइंट, एक स्वीप हो गया, दूसरा स्वीप में स्टार्टिंग ए डैश से बी डैश, तो दूसरा इस तरह से लाइन ज्वाइन करेंगे और इस दोनों का एरिया जो होगा वो इक्वल होगा। यही कह रहा है कि ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन सच ए वे दैट द लाइन ज्वाइनिंग टू द प्लैनेट द प्लैनेट टू द सन स्वीप्स ओवर इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब हम लोग जानते हैं कि वो जितना नज़दीक होगा उतना फास्ट जाएगा और जितना दूर होगा उतना स्लो जाएगा। द प्लैनेट मूव्स फास्टर व्हेन इट इज क्लोजर टू द सन एंड मूव स्लोली व्हेन इट इज फार्दर फ्रॉम द सन। सन से नज़दीक है तो एकदम फास्ट जाएगा, तो ज़्यादा दूर जाएगा, क्योंकि यहाँ का डिस्टेंस छोटा है तो ये ज़्यादा कवर करेगा, तभी तो इसका एरिया और इसके एरिया के बराबर होगा। इसीलिए जो नज़दीक होगा तो एकदम फास्ट मूव करेगा और दूर होगा तो स्लो मूव करेगा, तभी तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दूर है ना, ज़्यादा है ना, तो इसीलिए इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल होने के लिए ये यहाँ पे स्लो मूव करेगा और यहाँ पे फास्ट मूव करेगा। यही है। अब इसको हम एक्सप्रेशन में देखेंगे आगे। हेलो फ्रेंड्स, तो कैप्लर्स का तीसरा लॉ क्या कहता है कि द क्यू ऑफ द मीन डिस्टेंस of the planet from the sun is directly proportional to the square of time it takes to move around the sun। अब ये जो डिस्टेंस है, इसका जो r डिस्टेंस है, सपोज ये the cube of the mean distance of the planet, cube of the mean distance is directly proportional to the square of the time it takes। यहाँ से यहाँ तक टाइम t लिया, कैपिटल T, तो वही r जो है मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन है, एंड टी जो है टाइम पीरियड ऑफ द सन अराउंड द सन है, टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन है। तो आर क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा और वो आर क्यू बाई टी स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा। तो ये जो लॉ दिया गया है कैप्लर्स थर्ड लॉ, ये एक्सप्रेशन के रूप में दिया गया है। अब हम लोग जानते हैं कि कैप्लर जो है वो प्लैनेटरी लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन दिया, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया? मोशन ऑफ प्लैनेट का। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन साहब आए, उन्होंने कारण बताया प्लैनेट का मोशन। उसका क्या है? प्लैनेट का मोशन का कारण क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि सन लगाता है उसके ऊपर। तो न्यूटन्स यूज द कैप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन टू डेवलप द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। इसको हम लोग आगे फर्दर वीडियोस में देखेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।
और ऐसे कई सारे वीडियोज़ मैं अपलोड करता रहूँगा फ्यूचर में, तो उससे कनेक्टेड रहने के लिए कृपया सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।